हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में राउंडिंग ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नॉन विथ सर्टेनिटी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिजिट लिख रहा हूं, देखिए 0 0 0 एंड 2। अब इसमें देखिए मीनिंगफुल डिजिट कौन सा है? तो मीनिंगफुल डिजिट ओनली क्या है? 2 है। यहाँ इस जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग डिजिट्स में देखते हैं, किसी भी डाटा में हम लोग देखते हैं कि मीनिंगफुल डिजिट कौन कौन से हैं, और इसके लिए कुछ सर्टेन क्या है, लॉज है, सर्टेन रूल्स है। तो चलिए एक एक करके हम उसे देखते हैं। तो सर्टेन रूल फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्या रूल्स हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं, मैं आपको ये सारे रूल्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इन सारे रूल्स को ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इन सभी रूल्स पढ़ाने के बाद मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कुछ ट्रिक्स। उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, और ट्रिक याद रखना बहुत ही आसान है। 3 छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं, और उससे आपको सारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आसानी से निकल जाएँगे। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं 0.251। अब यहाँ देखिए नॉन जीरो कौन कौन है, 1 2 और 3। तो इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो 3 होगा। जैसे मैं और एग्जांपल के लिए लेता हूं, जैसे 256 0 0 0। ओके, अब देखिए इसमें आपको नॉन जीरो कौन-कौन से हैं? तो 1 2 3। तो ये हो गए आपको कितने? 3। इसी तरह से कुछ और भी हो सकता है, जैसे 6 5 2 8 9। ओके, आप इसमें देख सकते हैं, और मैं 2 ज़ीरो भी लगा देता हूँ। अब इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो नॉन जीरो देखिए 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 5 होगा। तो फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, जीरो preceding first non-zero digits are not significant figure। यानी कि किसी भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 0.5, इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, नॉन जीरो है, तो ये तो होगा ही होगा। क्या इससे पहले आने वाला जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, आपको ओनली 1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 0 0 0 2 8 3 1। अब ये है, इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए फर्स्ट नॉन जीरो है। देखिए बोला जा रहा है क्या, नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट नॉन जीरो। इससे पहले देखिए जीरो, ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आपको, 1 2 3 और 4। ये हो गया। ओके, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि एस एफ। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 5001। अब इसमें पूछा जाए कि आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो देखिए जितने भी नॉन जीरो हैं वो तो होंगे ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो के बीच ये दोनों जीरो है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। तो 1 2 3 4। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0 2 0 0 3 8। अब देखिए ये कहा गया है लास्ट रूल में कि अगर कोई भी नॉन जीरो है उससे आने वाला फर्स्ट नॉन जीरो से, कोई भी नहीं, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए 2 होगा, बिल्कुल होगा, जितने भी नॉन जीरो हैं सारे होंगे। तो 2 और ये टोटल कितने, 3।
तो 3 तो नॉन जीरो ही निकल गए। अब उसके बाद क्या, दो नॉन जीरो के बीच जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होगा। टोटल कितने, 2, यानी टोटल कितना 5। तो ये हो गया आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इन सारे रूल्स को बस समझ लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, सारा आंसर निकल जाएगा। और आपको हमेशा क्वेश्चंस में क्या करना है, एग्जाम में हमेशा बस आंसर्स निकालने हैं। आप बस रूल्स को समझ लीजिए। 0 at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. ओके, यानी कि जीरो क्या होगा, अब यहाँ पे इस चीज को रूल को समझिएगा, अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है और उसके बाद वाला जीरो है ना, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे क्या, 5.000। अब इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो 1 2 3 4, ये हो गया 4। लेकिन वही अगर यहाँ पे रहता 5000, तो आप जानते हैं कि नॉन जीरो कभी भी जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है अगर वो दो नॉन जीरो के बीच ना आए। तो अगर दो नॉन जीरो के बीच आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे ये ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि कि इसी को बस हम लोग इसलिए काउंट करेंगे तो ये क्या है, नॉन जीरो है, इन सभी को काउंट नहीं होगा। लेकिन वही अगर डेसिमल आ जाता है तो इस सिचुएशन में ये लास्ट वाला जीरो काउंटेबल होता है। चलिए, लास्ट रूल, यही चार मेन रूल्स थे। ये एक सिंपल सा रूल है, ठीक, कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर एग्जांपल हो, जैसे 2 बॉल 20 एग, तो उसमें क्या होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये आपको टोटली 5 रूल्स थे। अब मैं ट्रिक की बात, जो कि मैं इनिशियल लेवल से ही कर रहा हूं, कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे बन जाएंगे, उस ट्रिक पे चलते हैं। ये ट्रिक है, ओके। पहला नंबर बोला जा रहा है काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो। काउंटिंग नॉन जीरो से स्टार्ट करना है। पहले आप ट्रिक्स को जरा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, पूरा क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा और आपको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में तकलीफ नहीं होगी। मैं आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप आसानी से उसे कर पाओगे। इफ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट लास्ट जीरो काउंटेबल, इफ डेसिमल पॉइंट नॉट प्रेजेंट, ओके, लास्ट जीरो नॉट काउंटेबल। बस तीन रूल, क्या, कि काउंटिंग स्टार्ट करना है नॉन जीरो से, यानी कि इनिशियली जीरो को काउंट नहीं करना है। दूसरा, अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होगा तो लास्ट वाला जीरो काउंटेबल होगा, और अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा तो लास्ट जीरो काउंटेबल नहीं होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 00028, अब क्या बोला जा रहा है कि काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो। ये देखिए जीरो है, इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे करेंगे नहीं, इसे भी करेंगे नहीं, नॉन जीरो यहाँ है 1 2, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये रहा 00382। अब देखिए ये जीरो है, इसे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, नॉन जीरो से, तो इसे काउंट नहीं करेंगे, यहां से करो 1 2 3, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3। चलिए अब दूसरे रूल को इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं। इफ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट लास्ट जीरो काउंटेबल 2.500। अब देखिए नॉन जीरो 1 2, अब देखिए डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो लास्ट जीरो काउंटेबल होगा, तो फिर टोटल क्या हो गया, 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या, 2500। अब यहां देखिए डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो ओनली नॉन जीरो ही काउंटेबल होगा, 1 2, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 2। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं 5000। अब इसमें देखिए नॉन जीरो, काउंटिंग स्टार्ट करना है नॉन जीरो से, तो ये हो गया। अब देखिए डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है नहीं, तो लास्ट जीरो काउंटेबल नहीं होगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, ओनली 1। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग जाएंगे। जैसे कि अब यही 500.0 है, ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जीरो काउंटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको डेसिमल है, तो 1 2 3 4, ये हो गया 4। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसा हो 0.0005.20, तो देख लो, इसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करना है, नॉन जीरो से करना है। उसके बाद ये काउंटेबल होगा, ये नॉन जीरो है, फिर क्या होगा, ये भी काउंटेबल होगा, नॉन जीरो है। अब डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो ये भी काउंटेबल होगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या, आपको 3 हो जाएगा। आई होप
कि आपका यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चंस करते हैं और जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। बार-बार मैं बोल रहा हूँ 3 रूल ध्यान रखना है। काउंटिंग हमेशा नॉन जीरो से स्टार्ट करना है, यानी कि स्टार्टिंग में जो भी जीरो होंगे उसे काउंट नहीं करना है। उसके बाद अब पॉइंट क्या है कि जैसे और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे क्या है आपका 005 005। अब इसमें देखिए ये स्टार्टिंग के जीरो है, काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर काउंटिंग करते रहना है 1 2 3 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना 4। ये बात को आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए और कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या आपका यहाँ तक क्लियर है? 3 और एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए मैं लॉट्स ऑफ एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि थोड़ा भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं हो। ओके, 3 एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 से 4 एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा। 00381। चलिए इसमें आप निकालिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और एग्जांपल लेते हैं जैसे 2.0050 निकालिए फटाफट। देन आफ्टर 0.2810 और देन आफ्टर 0.381। ओके, नेक्स्ट 0.0521। चलिए निकालिए फटाफट। बहुत ही सिंपल सा है। 3 रूल्स मैंने ट्रिक बताया, उसे ध्यान दीजिए। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखते हैं। ये देखिए काउंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम नॉन जीरो। तो ये तो जीरो है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3। देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंटिंग नॉन जीरो से स्टार्ट करना है 1 2 3 4। अब देखिए ये लास्ट जीरो है। लास्ट जीरो के लिए 2 रूल है लास्ट वाले। अगर पॉइंट प्रेजेंट होगा तो लास्ट जीरो काउंटेबल होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ताकि समझने में आसानी होगी। तो अब देखिए अब यहाँ पॉइंट जो है लास्ट जीरो के बारे में हमारा रूल है कि पॉइंट प्रेजेंट है तो ये काउंटेबल होगा, तो 5। हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक पॉइंट लास्ट जीरो की बात नहीं आएगी तो हम सेकेंड और थर्ड रूल में नहीं जाएंगे। बस सिंपल फर्स्ट रूल इस्तेमाल करो। अब देखिए यहाँ पे यहाँ काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम क्या करना है नॉन जीरो। तो ये दोनों काउंट तो नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब लास्ट जीरो आ गया है। अब लास्ट जीरो आ गया है तो पॉइंट प्रेजेंट है तो ये काउंट होगा, यानी कि टोटल कितना 4। इसमें देखते हैं हमारा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये काउंटिंग स्टार्ट करना है नॉन जीरो से 1 2 3। काउंट हो गया 3। लास्ट जीरो है ही नहीं तो सेकेंड थर्ड रूल में जाएंगे ही नहीं। चलिए ये दोनों काउंट नहीं होगा। काउंटिंग स्टार्ट करना है नॉन जीरो से 1 2 3। हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। आई होप कि आपका पूरी तरह से डाउट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जाते हैं। ये रहा एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप जरा एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के दिखाइए। बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं, ये क्या है कॉमा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 1 2 6 में जो है यहाँ क्या है कॉमा है, पॉइंट नहीं है। चलिए आई होप आपने निकाल लिया होगा। पहला देखते हैं 0.0025। ओके, देखिए यहाँ से काउंटिंग तो स्टार्ट ही नहीं करना, यहाँ से करना है 1 2। तो क्या हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। चलिए इसमें देखते हैं 208। तो 1 2 3 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें 5005। 1 2 3 4 नॉन जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करना है 4। नेक्स्ट 1 2 6 यहाँ कॉमा है 000। अब देखिए नॉन जीरो से स्टार्ट करना है तो 1 2 3। लास्ट जीरो है, ये 3 लास्ट जीरो है, पॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो काउंटेबल नहीं होगा।
3। देन आफ्टर देखिए 500.0। अब देखिए नॉन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं 1। अब पॉइंट है तो सारे जीरो काउंटेबल होंगे 2 3 4, तो ये हो गया 4। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ देख लेते हैं 2.0038। तो नॉन जीरो से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या, 5। आई होप कि आपका अब सिग्निफिकेंट फिगर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं जो कि दो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके किया गया है। वो दो कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो आपका राउंड अप है और दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, यदि आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल के लिए इस्तेमाल करता हूं। देखिए क्या 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 कहा जा रहा है यहाँ पे, हम समझते हैं। राउंड ऑफ दी फॉलोइंग अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे क्या करना है, हमें राउंड अप करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। काउंटिंग हमें क्या करना है, नॉन जीरो काउंट करना है, तो ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर करना है। अब देखिए हमें राउंड अप करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। तो आप क्या करो, पहले थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक अंडरलाइन कर लिए। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो नेक्स्ट फोर्थ डिजिट है उसे हम लास्ट डिजिट मानेंगे, और उसके बाद जो भी है उसे रिमूव कर दो। क्या करेंगे, पहले थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद जो डिजिट है उसे हम लास्ट डिजिट मानेंगे, फोर्थ वाला जो होगा, और उसके बाद जितना भी होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 34.21। इसके बाद वाला गायब। अब देखिए हम राउंड अप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपको आई बटन में। अब देखिए ये लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, लेस देन 5 है। मैंने आपको बताया है राउंडिंग अप में अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 होगा तो क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देते हैं और नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमें 34.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। 10.4107। ओके, 10.4107 की अगर हम बात करने के लिए जाते हैं तो यहाँ देखिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आएगा। ओके, तो अब क्या करो, उस थ्री सिग्निफिकेंट फिगर को लिख लो 10.4, उसके बाद वाला को लास्ट डिजिट मानो और उसके बाद वाले क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो ये हुआ 10 पॉइंट क्या 41। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, फिर लेस देन 5 है, इसे रिमूव करेंगे और नंबर को एज इट इज लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 0.04597। अब देखिए इसमें हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक होगा, यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों तो काउंटेबल ही नहीं होता है, यहाँ तक होगा। अब ये लास्ट डिजिट ही है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नंबर लास्ट डिजिट के बाद नहीं है। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, मोर देन 7 है, और जब लास्ट डिजिट मोर देन 7 होता है तो आपको क्या होता है, लास्ट डिजिट मोर देन 7 होता है तो सेकेंड लास्ट डिजिट यानी कि 9 में 1 से इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा 0.04। अब देखो 9 को 1 से इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, तो क्या होगा 60। ये हो गया। देन आफ्टर ला ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 282808। ओके, ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, क्लियर। तो इसे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग राउंड अप कर देते हैं, तो 280 हो गया। ओके, तो ये है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ओके, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसका निवारण करने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको यहाँ किसी तरह की तकलीफ है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में एक बार जरा बता दीजिए, क्या क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, लॉज यानी कि क्या, नियम,
और क्या केमिकल कम्बिनेशन यानी केमिकल को कंबाइन करने के नियम। तो आप देख सकते हैं सर्टेन बेसिक लॉज रेगुलेट द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू जनरेट कंपाउंड। यानी कि कोई भी अगर नया कंपाउंड बनता है जैसे H2O, ठीक, तो इसके बनने के दौरान क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सर्टेन लॉज के अनुसार होता है, ठीक। इन्हीं सारे बेसिक लॉज को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि CaCO3 और एग्जांपल ले सकते हैं, ये टूटता है और बना देता है CaO प्लस CO2। ओके, तो ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये भी कुछ सर्टेन बेसिक लॉज को फॉलो करता है और इसे हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। तो पहला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही बेसिक और बहुत ज्यादा पॉपुलर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, दूसरा है लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड है क्या, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद गे लुकास लॉ ऑफ क्या, गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो लॉ। ये सारे लॉ हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अब देखिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझना है तो पहले मैं एक एग्जांपल इस्तेमाल करता हूं, जरा समझिए। देखिए आपने आप ये जानते हैं कि अभी मैं अर्थ ले रहा हूं, ये देखिए ये मान लीजिए अर्थ है। ओके, ये एक गोला है, ये आपका अर्थ है। चलिए अब मान लीजिए कि ये जो है ना आपको 1731 का है और ये 2021 का है। ओके, ये अर्थ है। अब सोचिए 1731 ईस्वी में यानी 1731 ईस्वी में क्या होगा, अर्थ के ऊपर ज्यादा लोग नहीं थे एज कम्पेयर टू 2021। ओके, ज्यादा पक्की बिल्डिंग नहीं थी। अब सोचिए तभी तो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतना ज्यादा डेवलपमेंट, इतनी बड़ी इमारतें नहीं थी। ओके, जबकि 2021 में ज्यादा लोग हैं, जनसंख्या बढ़ चुका है अर्थ का, इस पे ज्यादा इमारतें हैं। ठीक, आप ध्यान से चीजों को समझिएगा। ओके, ज्यादा इमारतें हैं। अब इस सिचुएशन में ठीक कि क्या होना चाहिए कि 2021 में अर्थ का मास जो है ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू 1731, अगर हम जनरली इसे सोचें तो। क्योंकि क्या हुआ है, ज्यादा आदमी आ चुका है, ज्यादा क्या है आपको, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, फैक्ट्री, ये वो बहुत कुछ है। ओके, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि इसका मास अर्थ का बढ़ जाना चाहिए 2021 में। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के। यानी कि ये अर्थ है और यहाँ पे मान लीजिए मून है, ठीक, इसका मास M1 और इसका मास M2। अब इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है ये M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे M2 अगर हम मास ऑफ मून को क्या करते हैं, हम लोग कांस्टेंट भी मान लें कि मास ऑफ मून चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 1731 से लेकर के 2021 के बीच क्या हुआ है, अर्थ का मास चेंज हुआ है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं आई। ठीक, जब अर्थ का मास बढ़ेगा यानी M2 का वैल्यू बढ़ेगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जब इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो होना ये चाहिए कि हो सकता है 2021 में या फिर 2050 में कि अर्थ को क्या करना चाहिए, मून को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए। यानी कि ऐसी संभावनाएं जताई जाती, पेपर्स में आप न्यूज में आर्टिकल में पढ़ते कि अर्थ का मास बढ़ रहा है, और अगर अर्थ का मास बढ़ा तो एक वो दिन दूर नहीं, ब्रेकिंग न्यूज, वो दिन दूर नहीं कि आपका क्या होगा, ये चांद जमी पे आ जाएगा। आप लोग अक्सर जो है ये वादा भी करते हैं कि चांद जमी पे ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। तो बस क्या कुछ नहीं करना है, आपको अर्थ का मास बढ़ा देना है तो क्या होगा, चांद जमीन पे आ जाएगा। ठीक, यानी कि हो सकता है कि 2021 तक या 2050 तक जो है आपको चांद जमीन पे आ जाना चाहिए। और जब चांद जमीन पे आ जाएगा तो मून का, मून का चांद का मास जो है अर्थ में ऐड हो जाएगा। तो फिर अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा।
तो हो सकता है कि अर्थ जो है क्या चला जाए, सन के पास चला जाए, यानी कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा आप कभी नहीं सुने होंगे, आपने इस तरह का कुछ भी नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अर्थ का मास तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई दूसरा प्लेनेट या दूसरा कोई चीज आकर के इससे ना टकराए। यानी कि अर्थ का मास क्या है, कांस्टेंट है। अर्थ का मास ही नहीं, पूरा यूनिवर्स का मास भी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि अगर अर्थ का मास वेरिएबल होता और ये चेंज होता तो इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता, बढ़ता या घटता, और इसके कारण से क्या होता, ये हमारा सोलर सिस्टम स्टेबल नहीं हो पाता। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो सबसे पहली बात, इसे दिया किसने था? तो आप जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटनी लेवेजर ने इसे दिया है। और ये बोलते हैं इट स्टेट दैट मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके, मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। यहाँ पे मैटर की जगह आप मास वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए तो अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ जाएगा। यानी कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय, यहाँ मास ही होना चाहिए। ओके, तो मास नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। इसलिए अब देखो अर्थ है, ठीक, तो अर्थ पे कोई नया मास नहीं बन रहा है। ये जो ह्यूमन बन रहा है या फिर क्या कहते हैं, आप सोचो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग किससे, ब्रिक से बना होता है। ब्रिक क्या होता है, मिट्टी होता है, मिट्टी को पका करके ईंट बनाते हैं। ओके, तो ईंट जब हम बना रहे हैं, ये बिल्डिंग है, तो ये जो इसमें जो ईंट इस्तेमाल किया गया है ये मिट्टी है, और मिट्टी कैसे लिया गया है, अर्थ से ही लिया गया है। तो क्या अर्थ का मास बढ़ रहा है? नहीं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम लोग ह्यूमन है, आपने एक सुना होगा कहावत कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। इसका कहने का क्या मीनिंग है? हमारे पूर्वज लोग अक्सर ऐसा कहा करते थे कि कहने का मीनिंग यही है कि हम लोग जो ये हमारा बॉडी है, आप सोचो स्टार्टिंग में एक छोटा सा बच्चा ले लो, उससे पहले का भी समय ले लो, तो क्या होता है, जो माँ खाती है उसी से क्या होता है, उसके उनके मतलब क्या कहते हैं गर्भाशय में जो है डेवलपमेंट होता है बच्चे का। और फिर बच्चा जब कहते हैं, बच्चे का जब जन्म होता है तो वो जो फूड लेता है ना, उसी से उसका डेवलपमेंट होता है और शरीर बड़ा होता है। और फिर बूढ़ा होकर के फिर वो अर्थ में ही क्या होता है, मिल जाता है। या तो उसे जला देते हैं या तो उसे दफना देते हैं, ठीक, जो भी करते हैं फाइनली वो अर्थ का ही पार्ट हो जाता है। उसमें जो गैसेस होते हैं, उसके शरीर में जो वाटर होता है वो वाटर निकल जाता है, अन पार्ट्स भी क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और वो क्या हो गया, फिर अर्थ में ही मिल जाता है। जस्ट लाइक बिल्डिंग भी, बिल्डिंग यदि टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके मिट्टी वाले पार्ट इसी में बिखर जाते हैं। यानी कि मास अर्थ का चेंज नहीं होता है। हो सकता है चेंज तब जब कोई उल्का पिंड या कुछ भी आकर के अर्थ में मिल जाए। तो मास नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, आप ये समझ चुके होंगे। चलिए अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसका एप्लीकेशंस आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं लूं C+O2 गिव्स CO2। अब जैसे मैं 12 ग्राम, एक मोल ले रहा हूँ, 12 ग्राम कार्बन लेता हूँ। 9th क्लास में आपने थोड़ा सा मोल पढ़ा ही होगा, इतना सा आगे हम लोग और पढ़ेंगे। और मैं लेता हूँ कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूँ। अब इसमें CO2 जो बनेगा, ये देखिए ये दोनों ऐड करके कितना होता है, 44 ग्राम। तो CO2 भी क्या बनेगा, 44 ग्राम। आप देख रहे हैं जितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि ना तो मास घट रहा है और ना ही मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसीलिए हमें केमिकल रिएक्शन को क्या क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना होता है। क्लास 10th में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना होता है, क्योंकि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो आपको किसी तरह का मास का चेंजिंग नहीं आता है ना, तो आपको इसी पे जो है डाल्टन ने थ्योरी दिया है कि एटम भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इन्होंने दिया है आपको, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया है ये लॉ। और ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इनका कहना क्या है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उसका सोर्स कुछ भी हो, जैसे कि मैं वाटर लेता हूँ, वाटर, अब वाटर मैं लेता हूँ अर्थ से, ओके,
अर्थ से लेता हूँ, या फिर मैं ले लेता हूँ जैसे मून पे भारत ने खोज किया है वाटर का, या फिर मैं वाटर बनाता हूँ H2 और O2 को रिएक्शन करके सिंथेसिस करता हूँ, ठीक? सब में जो है आपका सबका फ़ॉर्मूला H2O ही होगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास क्या होगा? सेम होगा। ये बात अभी आपको बहुत ही आसान लग रही है, ठीक? लेकिन एक समय में बहुत ही मुश्किल होता था। लोग को ऐसा लगता था, अभी जनरली आप समझिए तो लगता था कि क्या कि यहाँ का वाटर अलग है, वहाँ का वाटर अलग है। जस्ट लाइक से इन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया था, ठीक? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचुरल सैंपल है, उसमें भी सेम कंपोज़िशन है, और सिंथेटिक सैंपल है, उसमें भी सेम कंपोज़िशन। यानी कोई भी कंपाउंड आप व्हाटएवर इट्स सोर्स, ठीक? उसका कुछ भी सोर्स होगा, बट वो क्या करेगा? एग्ज़ैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट कंटेन करता है। आप वाटर में दे सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन और कितना 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो हम कह सकते हैं 1:8 का रेशियो ही ये कंटेन करेगा। तो आप समझ गए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओके, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि आप कोई भी कंपाउंड कहीं से भी लाओ, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म है, और वो प्योरेस्ट फॉर्म है तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या होगा, मास आपको का रेशियो, मास का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। आप देख रहे हैं सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट कर लो या बाय मास कर लो। तो ये है लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आज हम लोग लेक्चर्स यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है और सारे लॉज ये जो रख चुके हैं, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगाड्रो लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक? यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। आपके तैयारी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।